नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री के कथनानुसार जो भी बातें उन्होंने कही, उस पर जो तंज आया, उस पर जो बात कही गई, उसमें कपकपी का जिक्र है, थरथरी का जिक्र है। तो एक जो डर के कई शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, उनका इस्तेमाल सुनील सिंह ने किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में डर कौन रहा है, भय किसे है, या फिर किसे ऐसा लगता है कि आगे उनका भविष्य चौपट होने वाले वो नियोजित शिक्षक हो सकते हैं, जो आज की डिबेट में हमने शामिल किया है कि कमेटी नहीं राज्यकर्मी का इंतजार है। सारी चीजें हो गई हैं, सरकार बैठ चुकी है, बैठक हुई, मीटिंग हुई, लेकिन कमेटी पर लाकर पेंच फंसा दिया गया, ये कहते हुए कि जो तकनीकी पहलू है उससे अधिकारियों के साथ बांटकर, उनसे बातचीत कर, उनके हर पहलू को समझकर एक रिपोर्ट कैबिनेट में पेश किया जाएगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उसके बाद उस पर फिर से समीक्षा होगी, तब जाकर बात आगे बढ़ेगी। कब होगा, नहीं होगा, इस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन इतना तय है कि सरकार जो अभी तक कर रही है, उससे जो ज्ञानी लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें जलेबी की याद आ रही है। अब जलेबी में जितने घुमाव होते हैं उससे भी ज्यादा इमरती में होता है। तो ऐसी स्थिति में अब इमरती और जलेबी, जो कि बिहार में सुबह सुबह लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसे देखकर उन नियोजित शिक्षकों को अब भय लगने लगा है कि भाई ये तो कुछ हमारे जैसा केस लगता है। इतना घुमावदार तो जलेबी इमरती भी नहीं है जितना घुमावदार हमारा मुद्दा हो गया है। तो ऐसे में आज की डिबेट शुरू करते हैं। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता बीजेपी से हमने बुलाया है, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी। एजाज अहमद का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। प्रेमचंद्र, शिक्षक नेता, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। सबसे पहले आप ही को हम बोलने का मौका देना चाहते हैं और आप जरा इसे और भी क्लियर कीजिए। जिस डर, थरथरी, कपकपी का जिक्र अन्य बयानों पर हो रहा है मुख्यमंत्री के, क्या आपको भी कुछ ऐसा ही सिम्टम है? जलेबी देखकर डर लगता है आपको भी? जहां तक हम लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही है, बैठक उन्होंने की, बात थी पहले कि शिक्षक संघों के साथ बात करेंगे, हुआ कि नहीं भाई, शिक्षक संघों के साथ बात ना करके पहले हम लोग पॉलिटिकल लोग जो हैं साथ में बैठ के बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, सरकार बैठ गई। अब उसके बाद तो निर्णय का था ना, आप निर्णय सुनाते, और नहीं तो फिर आप शिक्षक संघों के साथ बात कर लीजिए। उसके बाद तब जो है सो आगे आपको क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, वो तीसरे फेज का था। लेकिन शिक्षक संघों के साथ बिना तालमेल बनाए हुए, बिना बात किए हुए आप किसी कमेटी की बात करते हैं। वह भी कमेटी कब बनेगी, कब उसका रिपोर्ट आएगा, ये तो घुमावदार जिलेबी से भी कठिन है। तो ये शिक्षक संघ इसका इंतजार नहीं कर रहा है, या सारे शिक्षक, 4 लाख शिक्षक बिहार के इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। 4.5 लाख शिक्षक इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि हमको आप राज्यकर्मी का दर्जा अगर देना चाहते हैं तो इसकी घोषणा करें। कैसे लगता है हमें, जरा ये बताइए प्रेमचंद जी। उन्होंने कहा, आपने मान लिया, हमें बताइए कि कैसे लगता है आपको? ऐसा लगता है कि आपको सैलरी दे पाएंगे? सरकार के पास इतने पैसे हैं, वो फंड कहां से राइज होगा, कहां से उसे लाया जाएगा? क्योंकि पहले ही 4,500 करोड़ जो शराबबंदी वाला है वो घाटा हम देख पा रहे हैं, अन्य मदों से ठीक है इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जो सैलरी होगी, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी होगा कि आपको अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो सैलरी आपकी मजबूत नहीं होगी। हर कुछ ध्यान में रखते हुए और अन्य टीचरों को भी व्यवस्थित रखते हुए कुछ ऐसा विकल्प ढूंढा जाएगा। तो हमें जरा ये बताइए कि आप सिर्फ अभी हवा में ही अभी सोच रहे हैं या फिर उसके मूल पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सर, जहां तक बात है फंड कहां से आएगा जी, तो फंड का जहां तक बात है, हमारे यहाँ पहले से सृजित पद जो थे उसको इन्होंने विलोपित किया है, और जो विलोपित पद है उसके बिहाफ में भी इनके पास पैसे आते हैं, क्योंकि उसको अभी तक सरेंडर फाइनली नहीं किया है। तो उस पैसे को दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना पैसा हमारा, उसको पुनर्जागृत कर दीजिए, पुनर्जीवित कर दीजिए, और पुनर्जीवित करने से उतना तो उसके हिसाब से चला जाएगा जितना पद मेरा है जी। और उसके बाद नई सृजन की बात जहां तक है, तो आप सृजन कर चुके हैं, और दूसरे राज्यों में जो व्यवस्था है, जो जिस तरह से दिया गया है, उसका आपने मूल्यांकन भी पिछले दिनों करवाया। तो जब मूल्यांकन करवा दिया तो सारा डाटा हर राज्य का आपके पास आ चुका है। अब तो अलग से कई कमेटी आपने बनाई। तो जब इस तरह से डाटा आया हुआ है, कलेक्शन पैसे कहां से आएंगे, नहीं आएंगे,
ये सारा जो मंत्रणा आपने पूर्व में ही कर रखा है। बिल्कुल। अब उसके बाद जो है आप अलग तरीके से, ये तो पेच फंसाने जैसी बात है। ये शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, नाइंसाफी, इसका जवाब डॉक्टर सुनील आप देंगे, एजाज अहमद जी आप देंगे, कौन देगा? जी सुनील जी। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा प्राथमिकता है, फोकस एरिया है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब हमारे शिक्षक खुशहाल होंगे। तो शिक्षकों के खुशहाली सरकार की है। सरकार ने महागठबंधन की बैठक की, शिक्षक संघों के साथ बैठक की, सारी बातें सुनी, सकारात्मक उसके उनके सोच थे और उन्होंने उस बात की अभी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इनके मांगों को कैसे पूरी की जाए। ठीक है, मांगों को पूरी करने में कुछ पेचीदगियां हैं जिसका क्या हल की जाएंगी। तो वो पेचीदगियां में देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए थे, उसकी पेचीदगियां कर लें। आपका कैबिनेट के अप्रूवल होंगे, आप अनेक डिपार्टमेंटल चीजें होंगी। तो जितने आसानी से ये कह देते हैं कि हमें ये कर दिया जाए, उतना आसान नहीं है। लेकिन इच्छा शक्ति हो तो किसी भी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी दूर करने के लिए, जैसा कि आपने देखा, अंदर से उनके सकारात्मक सोच है। प्रेमचंद्र जी को तो आपने पहले ही समस्या कह दिया कि किसी भी समस्या, तो वो अपने आप को समस्या के घेरे में ले रखकर और डिप्रेशन में चले जाएंगे ये सारे शिक्षक। नहीं, देखिए, उनको अपनी समस्या का जो है ना, जो उसमें पेचीदगियां हैं, जैसे देखिए, नियोजन इकाइयां अलग अलग हैं। अब एक तरफ इनको करना है, राज्यकर्मी का दर्जा देना है, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उसके जो फैसले का भी उल्लंघन नहीं हो सकता। एक इनकी जो बाकी चीजें हैं, जैसे इनके सुनील बाबू, हमें ये बताइए, सारे नियम कायदे कानून आपके, कमेटियां आपकी, समीक्षा आपकी, नेता आपके, सारी चीजें आपकी, उसके बाद भी इसमें पेंच फंसा है, तो ऐसा कोई स्क्रू ड्राइवर है जिसको उल्टा घुमा करके खोला जा सके? क्या अभी वो इजाद हो गया, बन चुका है और ऐसा लगता है कि 10-5 दिन में या महीने भर में इनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? देखिए, निश्चित ही इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इच्छा शक्ति, निश्चित ही सरकार ने इच्छा शक्ति, जब सकारात्मक ढंग से बातें सुनी तो निश्चित ही अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होता है उससे। लेकिन हाँ, इन्हें भी पेशेंस का परिचय देना होगा और इन्हें भी जो देखना होगा तो इन्हें सहयोग की चीजें होंगी। और हमारा देखिए, केंद्र सरकार जबकि इतना राज्यांश नहीं देता है, तनख्वाह कम देता है, तो भी हम अपने आंतरिक संसाधन से इनकी तनख्वाह बढ़ाए और इनके नौकरी की निरंतरता कायम रखी। तो जब इतना किया इन लोगों के लिए, प्रेमचंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ किया आपके लिए, फिर भी आप लोग आग बबूले होते हैं, जलेबी से डरते हैं। सरकार ने किया इनका निरंतरता, नीतीश सरकार ने इनकी सैलरी बढ़ाई समय समय पर, और नीतीश सरकार ही जो देना होगा इनको देगी। प्रेमचंद्र जी, जो पेचीदगियां है उसको कानून के दायरे में रख के हल किया जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कब कह रहा कि आपने हमारे लिए नहीं किया? आपने ही किया। और सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी बार बार जब मंच पर जाते हैं तो बराबर बोलते हैं कि हमने किया है, हमने दिया है, हम ही देंगे। तो हम तो इसी अपेक्षा के साथ हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम लोगों को कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जब ये बैठक इन्होंने की, शिक्षक संघ के साथ बातचीत नहीं हुई है, जो भी बातचीत हुई है जी, वो सिर्फ इनके महागठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ बात हुई है। हाँ। शिक्षक संघ के साथ अभी तक बात नहीं हुई है। अब शिक्षक संघ के साथ भी इनको बात कर लेनी चाहिए और बात करने के उपरांत जो बातें सामने निकल के आएंगी, तालमेल करके आगे की बात करनी चाहिए तरीके से। और शिक्षकों का मनोबल न गिरे। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ नहीं होने जा रहा, क्योंकि जितना वेतन मिल रहा है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उससे सैलरी बहुत ज्यादा लेकिन प्रेमचंद्र जी, यहाँ पर कुंतल कृष्णा का कुछ सवाल हो सकता है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का ट्वीट अगर हमने देखा बहुत ध्यान से, तो उन्होंने लबोलुआब जो है ना, वो करीबन 15-16 हजार करोड़ का उन्होंने रख दिया है और उन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई लाइएगा कहां से। तो ऐसी स्थिति में वेतन की बात आपको लग रहा है कि नहीं, ठीक है सरकार दे देगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी अगर कह रही है, कुंतल कृष्ण क्या कहेंगे इस पर? कोई खाका खींच कर लाएं कि कैसे 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 सैलरी डिवाइड होगा, वो मत कहां से आएगा, कहां से जनरेट होगा? विवेक जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात इस विषय पे रखूं, कुछ तथ्य रखूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने शुरुआत ही की एक हमारे मित्र हैं उनके ट्वीट से, थरथरी की बात, और उसके बाद आपने पूछा कि कौन कौन बिहार में डर में है, थरथरी में है। तो भाई, गिरती कानून व्यवस्था के कारण तो पूरा बिहार डर और थरथरी में है, और बिहार में अपने भविष्य को लेकर के बिहार का हर युवा थरथरी और डर में है। इस सरकार में
पिछले 11-12 महीने में जो हो रहा है उसे तो हर आदमी थरथरी में है। शिक्षक भी उसी सेटअप का एक पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कर रही है सरकार इनके साथ। सरकार को पता है कि वो किसी भी हालत में शिक्षकों का वेतन नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है ये भी जान ले। तथ्य जो है, बिहार की सरकार के पास अपनी बजट का मात्र 15% ही अपनी आय है। 2 लाख करोड़ के बजट में मात्र 30-32 हजार करोड़ रुपए हैं बिहार की सरकार की अपनी आय है। यह है बिहार की सरकार। बिहार की सरकार के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ आएगा तो नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर ना सके, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन किसी भी चीज की एक मेरुदंड होती है, एक सच्चाई होती है, उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए और इन चीजों से बेखबर नहीं है नीतीश कुमार जी, लाचार हैं, निरीह हैं, लेकिन बेखबर नहीं है। इसीलिए इन्होंने पहले कहा कि साहब हम संबंधित पक्षों से बात करेंगे। शिक्षकों की बात थी, चूंकि शिक्षकों ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि साहब आप हमारे परेशानी का हल करें वरना हम सड़क पे उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबाव है। पीछे लाठीचार्ज तक कराना पड़ा नीतीश जी को, लाठी गोली तक की बात आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के। तो इस दबाव में नीतीश कुमार जी सिर्फ एक बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, समय टाइम बाई करने वाली टैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, संबंधित पक्षों को छोड़ करके इन्होंने महागठबंधन की बैठक बुलाई। अरे भाई, महागठबंधन की बैठक, कैबिनेट सब तो आप ही कर रहे हैं, रोज आप करते हैं। इसमें एक स्पेशल बैठक बुलाने की क्या बात थी? सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप मुलम्मा देने की बात है, क्योंकि उस बैठक का क्या औचित्य जिसमें संबंधित पक्ष ही नहीं हो। शिक्षक उस बैठक में ही नहीं थे और आपने घोषणा कर दी कि एक कमेटी बनेगी। कितनी कमेटियां बन चुकी हैं पिछले 18-19 साल में नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी समय बताएं और यह बताएं कि किस कैबिनेट में लेके आने वाले हैं इस मुद्दे को। अगर सही में नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं तो आज सत्ता पक्ष के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि किस कैबिनेट में लेके आने वाले हैं इस प्रपोजल को। किस कैबिनेट में लेकर आने वाले हैं इस प्रपोजल को, ये जवाब एजाज अहमद देंगे और सुनील जी देंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे भी है कि कोई इन लोगों के साथ, खासकर लालू प्रसाद के साथ सरकार बनाना, उनकी पार्टी के साथ सरकार बनाना, वाम दलों के साथ सरकार बनाना, ये भी नई चीज है। लेकिन जितने दिन तक आपके साथ सरकार रही, कितनी कमेटियां बनी, आप बता पाएंगे? या फिर आप ये बता पाएंगे कि आप लोगों ने क्या किया, ये नौबत कैसे आ गई? या फिर आप ये बताएंगे कि आज 16,000 करोड़ का खाका तैयार करके देने वाले सुशील कुमार मोदी, तब उनकी क्या प्लानिंग थी? तब जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने किस तरीके से इसके ऊपर, जिस तरह आज हावी हैं उस समय हावी हुए थे? क्या इसे क्लियर कर पाएंगे आप हमें? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में थी तब तक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही बिहार के विकास के लिए कुछ खाका तैयार हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास तब भी विजन नहीं था, आज भी विजन नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम हो पाया, सुशील कुमार मोदी और बाकी नेता कहते थे कि बहुत विजनरी हैं, मटेरियल बताते थे सब लोग। विवेक जी, जितना दबाव भारतीय जनता पार्टी देती थी नीतीश कुमार जी पे, उसी का नतीजा है कि कुछ काम हो पाए बिहार में, उसी का नतीजा है। आज आप देख लें, जब से क्या हो पाया अभी देखिए ना, ये हमें लगता है, अभी देखिए प्रेमचंद्र जी को जरा मुड़ के देखिए, प्रेमचंद्र जी को जरा मुड़ के देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनके जो बाल आगे से पूरी तरह से गायब हो गए। मुझे नहीं लगता कि ये काफी ओल्ड मैन है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि इनकी स्थिति या इनके जैसे तमाम जो शिक्षकों की स्थिति है जिनकी बात ये कहने आए हैं, ये कोई आजकल में तो नहीं हुई कि भाई नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ सरकार बना ली वाम दलों को लेकर के तो इनके बाल उड़ने शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। ये परेशानी तो आदिकाल से चली आ रही होगी, उसमें आप लोग भी थे। हम तो उस प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना। आप टोटली अगर सुनील बाबू को, एजाज अहमद को इस धकेलने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए अगर ऐसा कहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हमें सिर्फ इतना क्लियर कीजिए कि कितनी कमेटी, आप कमेटियों की बात पूछ रहे हैं ना, हम पूछ लेंगे एजाज अहमद से। आप क्लियर कीजिए कि आपके समय कितनी बात हुई और आप किस तरीके से उस पर हावी होते दिखे और काम बनाकर इनको दे दिया इन शिक्षकों को। सरकार विवेक जी, सरकार का काम होता है सच्चाई बयान करना। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में थी तब तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को कोई भी ऐसा वायदा नहीं करने दिया जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं।
आज सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए ना। अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो तो बतौर मुख्यमंत्री उनको तो कैबिनेट में ले जाना चाहिए। यह समस्या नहीं है। और महागठबंधन के दलों की बैठक, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, आपने एजाज संबंधित अहमद पक्षों को भी नहीं बुलाया। एजाज अहमद बीजेपी पर किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत किसी भी नेता पर टिप्पणी किए बगैर, एजाज अहमद जी आप हमें क्लियर कीजिए, 15 लाख वाली जो नौकरी थी और नीतीश कुमार का 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख रोजगार, ये 20 लाख वाला था, तो इसका हो क्या रहा है? क्योंकि ये प्रेमचंद्र जी का तो चेहरा सुखा जा रहा, बाकी शिक्षक सड़क पर थे, उन्होंने काफी लाठी डंडे भी खाए। हमें जरा ये क्लियर कीजिए, कब तक होगा ये प्रस्ताव, कब तक आएगा? क्यों इतना हौच-पौच क्यों है? ये जलेबी क्यों बनता जा रहा है? देखिए विवेक जी, जिलेबी या इमरती से मिठास निकलता है और प्रेमचंद जी के लिए मिठास महागठबंधन सरकार की ओर से निकल चुका है। चूंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये मिठास पसंद नहीं करते हैं, इनको कड़वा पसंद है। और आप देखे होंगे कि जब 5 अगस्त को बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के सभी नेताओं का, तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों को एक संदेश दिया कि हम आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और सकारात्मक रूप से हमारी सरकार की सोच है कि जो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं उसमें शिक्षकों की अहम भूमिका है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की राजनीति की है ये देखिए। जब हम उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिए, तब सुशील मोदी जी कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए मामले को अड़ंगे में डालने के लिए। और जब सुशील मोदी जी माननीय उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तब भी हम इनको वेतनमान नहीं दे सकते हैं। वही सुशील मोदी दोहरी राजनीति करते हैं और 16,000 करोड़ की जो बात करके इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे भ्रम की राजनीति शुरू कर दी है। इनको तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि हम शिक्षकों के हित में, शिक्षा के हित में, बिहार की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनवा करके बिहार को बेहतर शिक्षा के लिए हम राज्य का हिस्सा दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन इनके इस बयान के बाद यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बिहार के साथ कैसा सौतेलापन व्यवहार कर रही है। और यह व्यवहार स्पष्ट रूप से सुशील मोदी जी ने अपने ट्वीट से ही स्वीकार कर लिया। तो अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये जो कहते हैं आंशिक मदद होती वो है करने का ये तो काम राज्य नहीं सरकार करते। को अपने व्यवस्था करनी है, खुद व्यवस्था करनी है। विवेक जी, क्या शेयर क्या है इसमें? जो राज्य अंश है, जो जीएसटी का हिस्सा है, वो हमारा सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। 1 लाख करोड़ हमारा हिस्सा होता है। ये कुंतल किस कृष्णा जी, तरह हाँ, से लाइए। अभी आ ही रहे थे अभी कुंतल जी। राजनीति कर रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं अपने मित्र को यह बात बताना चाहता हूं कि कृपया, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कह रही है कि साहब अगर आप सही में शिक्षकों की समस्या के प्रति संवेदनशील हैं तो कृपया ये कमेटी का मुलम्मा मत दें और उन्हें कुछ ठोस परिणाम दें। भाई आप लाएं, आप कैबिनेट में लाएं ना। आप, ये तो भाई जायज सवाल है कि आप पैसा कहां से लाएंगे? आपकी बजटीय स्थिति हमें पता है, हमें क्या सारे बिहार को पता है। मात्र 15% आपकी आय है अपने बजट का। आपका बजट 85% घाटे का बजट है। तो कृपया आप बताएं, क्योंकि आप कोई घोषणा ऐसी मत करें और ऐसी बात मत करें जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। हम तो सिर्फ 2 ही बातें कह रहे हैं कि कृपया आप बताएं कि आप इसका बजटीय प्रावधान क्या करेंगे, क्योंकि सरकार में आप हैं। और दूसरी बात कि आप इस समस्या का निस्तारण कब करेंगे, कब कैबिनेट की बैठक होगी। ये सारी बातें आपने एक बैठक बुला ली और उसमें संबंधित पक्षों को बुलाया नहीं। बता दीजिए, क्लियर कीजिए। शिक्षकों के समस्या के निवारण की बैठक में शिक्षक ही प्रेजेंट नहीं थे। सबको पता है, शिक्षक ही नहीं थे। बनाई गई है कि शिक्षकों का जो डिमांड है, शिक्षकों की जो सोच है, उस सोच से हमारी सोच मिल रही है, तभी तो हमने कमेटी अच्छा विवेक जी, मैं एक ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी को लाइए। बस समय तो खत्म ही हो गया। प्रेमचंद्र जी को जरा लाइए। प्रेमचंद्र जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हम शिक्षक और प्रेमचंद्र जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अगर छोटे होंगे तो कहाँ पढ़ते हैं? किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिल रही है, जरा आप बताइए। पहले पूछिए कि शादीशुदा है कि नहीं, उसके बाद ना बच्चों के बारे में पूछिए। नहीं, ऐसा मत पूछिए प्रेमचंद्र जी। नहीं, बिल्कुल इनका कहना सही है।
हम शादीशुदा हैं ही नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ तक। ठीक है, बाकी शिक्षक हैं, उनके हालात क्या है? आप तो नेता हैं। जी हमारे जो बच्चे होते हैं ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ एक जो है प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते होंगे, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूल में है। और जो शिक्षा का हमारा स्तर है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शिक्षक जब पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, हम लोग पूरा जुनून के साथ जब पढ़ाई के तरफ जाते हैं तो बीच में जनगणना आ जाता है, जाति आधारित जनगणना, तो कभी कुछ तो तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं शिक्षक, नियोजित शिक्षक, और उसमें कई उम्र के लोग हैं। अब समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने त्याग दिया कि भाई उधर अब जाना ही नहीं, देखना ही नहीं है, और उनके ऊपर तरह तरह के आगे आने वाले समय में मीम्स बनेंगे, काफी आहत होंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक मजबूत कदम उठाए, और जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है 16,000 करोड़ की बात है, आप उसे डायराइज करके बताइए, क्योंकि ये भरोसा तोड़ने जैसा होगा कि भाई इतना पैसा लाएंगे कहां से। एक शराबबंदी लागू की, उसमें जो 4,500 करोड़ का जो एक घाटा हुआ, उसे तो मैनेज करने के लिए कई आयाम सरकार ढूंढ ली, लेकिन ऐसे में जो 16,000 करोड़ का जो बर्डन पड़ने वाला है, तो केंद्र के ऊपर कब तक झेलते रहेंगे, कब तक उसे ठेलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय की समाप्ति होती है और डिबेट यहीं खत्म करते हैं।